हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवाईसी एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रेगुलर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के आपके जितने भी विषय हैं जीएस के, उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी जो है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स भौतिक विज्ञान में मापन। देखो, मापन क्या होता है इसको समझेंगे। इसी में हम मूल राशियों को समझेंगे, मूल राशियों से संबंधित मात्रक समझेंगे, उसके बाद फिर पद्धतियां समझेंगे। तो बहुत कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आप सभी प्यारे साथी हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो आज की क्लास हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। और इसके पहले की जो वीडियोस हैं वो सभी आपने नहीं देखी हैं, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप उन सभी वीडियोस को जरूर देख लें। और जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आप सभी सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। हम लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि मापन होता क्या है, इसको समझ लेते हैं हम। ठीक है, मापन मापन का मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट है क्या? तो कुल मिलाकर के भौतिक राशियां होती, जैसे कि कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए कोई भी क्या है, पदार्थ है, या कोई भी वस्तु है, या कोई व्यक्ति है, ठीक, अथवा कोई क्षेत्र है। इन सबसे संबंधित विभिन्न भौतिक राशियां होती हैं। इन सबको हम या तो लंबाई में, आयतन में, क्षेत्रफल में, समय में, सबको जो है द्रव्यमान में, इन सब की तुलना हम करेंगे। और इनके लिए हम एक संख्या प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? संख्या। अब आपसे कोई, आप दुकान गए, मान लीजिए दुकान में आपने बोला दुकानदार से कि भैया हमको चीनी चाहिए, तो आप एक क्वांटिटी बताते हैं कि हमें 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, जो भी आप क्वांटिटी बताएंगे, मात्रा बताएंगे, वही आपको वो चीनी देगा। ठीक, नहीं भी बताएंगे तो आपसे पूछेगा वो कि जो है हमें 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम कितनी चीनी चाहिए। इसके बाद तो इन सभी वस्तुओं को एक संख्यात्मक मान में, एक परिमाण में दर्शाया जाता है और इसी को हम मापन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ? मापन कहते हैं। तो भौतिक गुण, भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जाता है। ठीक है, और माप को संख्या द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। अब आपको अगर द्रव्यमान बताना है तो भी संख्या ही आएगी, 5 किलोग्राम। अगर लंबाई बतानी है तो फिर 5 फुट। अब उसमें संख्या ही लाएंगे, बिना संख्या के हम मापन नहीं कर सकते हैं। तो संख्या ही मापन है, आप ये समझ लीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भौतिक विज्ञान में जो भौतिक राशियां हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आप सभी साथी जो है ध्यान देते रहेंगे। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है दिशा एवं परिमाण के आधार पर, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, और दूसरा होता है मापन या मात्रक के आधार पर। तो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें दिशा और परिमाण के आधार पर, तो यहाँ पर दो प्रकार की राशियां दिखाई गई हैं। एक होती हैं अदिश राशियां और दूसरी होती हैं सदिश राशियां। अब ये जो होती हैं ये दिशा और परिमाण के आधार पर होती हैं। लेकिन अगर हम मात्रक और मापन के आधार पर की बात करें तो मात्रक और मापन के आधार पर तीन प्रकार की राशियां होती हैं। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां होती हैं। इन सब को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, सबके विषय में हम जानेंगे। अदिश क्या होगा, सदिश क्या होगा, मूल राशियां क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, पूरक राशियां क्या हैं, सबके विषय में हम गहन चर्चा करेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए। अब इसके बाद अगर हम लोग सबसे पहले मूल राशियों की बात कर लेते हैं। मूल राशियां मतलब मात्रक और मापन के आधार पर सबसे पहले हम पहले भाग की बात करते हैं मूल राशियों की। अब यहाँ पर मूल राशियां क्या होती हैं कि जिन राशियों को अभिव्यक्त अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर, अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। आपको आसान भाषा में बताएं कि ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं अर्थात स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। और इन राशियों के मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। अब मूल राशियां कुल कितनी होती हैं? तो याद रखना, ये मूल राशियां होती हैं कुल 7। अब 7 मूल राशियां आपके सामने कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि लंबाई है। लंबाई के बाद हम बात करें समय। समय
के बाद ताप है तीसरा, चौथा है द्रव्यमान जिसको हम मास बोलते हैं, विद्युत धारा जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ज्योति तीव्रता होती है, ठीक है, ज्योति ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इसको आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 मूल राशियां हैं। अब इनके हम मूल मात्रकों की बात करें तो लंबाई का होता है मीटर, लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है मीटर, समय का होता है सेकंड होता है, और हम बात करें ताप की तो ताप का जो होता है मात्रक वो होता है केल्विन। इसके बाद द्रव्यमान की बात करें तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडिला। आप हमारे साथ नोट करते जाएंगे। अगर आप पहली बार यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स जरूर बनाएं। आपके नोट्स बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन करते चले, लेकिन नोट्स नहीं बने हैं तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स के माध्यम से ही आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। तो इस प्रकार आप सभी ने समझा कि ये 7 मूल राशियां और उनके 7 मूल मात्रक जो है कैसे होते हैं। अब ये 7 मूल राशियां हो गई, इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं व्युत्पन्न या पूरक राशियों के विषय में। देखो पूरक राशियां तो हैं ही, लेकिन उसके पहले हम व्युत्पन्न राशियां देख लेते हैं एक बार। मैं इनको आपको बाद में समझाता हूं, सबसे पहले हम व्युत्पन्न राशियां समझ लेते हैं। देखो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, इनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। आप हमारे साथ नोट करते चलिए। वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, ठीक है, जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, आप ये समझिए। देखो मूल राशियां क्या थी, मूल राशियां किसी से मिलकर नहीं बनती, अर्थात किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें हम मूल राशियां बोलते हैं, स्वतंत्र होती हैं। लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, ठीक है, जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं या मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल बता दें तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप यहीं पर देख लीजिए कि 2 मूल राशियां हैं, दूरी या लंबाई कहें और समय, इन दोनों से मिल करके क्या बना, चाल। तो चाल एक व्युत्पन्न राशि हुई। त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सभी जो है, वेग हो गया, ये सभी व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मूल राशियों को और व्युत्पन्न राशियों को समझ गए होंगे। अब हम पूरक राशियों की बात करते हैं। देखो पूरक राशियां भौतिक विज्ञान में 2 हैं। एसआई पद्धति के हिसाब से जो है 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां बताई जाती हैं। तो पहली पूरक राशि आप देख रहे हैं समतलीय कोण, या इसको हम समतल कोण बोलते हैं। और इसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है साथियों रेडियन होता है। इसको हम संकेत RAD से जो है व्यक्त करते हैं। इसकी एक परिभाषा है, देखो एक रेडियन क्या है, वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप की लंबाई वृत्त के केंद्र पर अतिरिक्त होता है। इसको हम समझने का प्रयास करें तो अगर हम सर्किल की बात करें, देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूं। मैं एक वृत्त खींच लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये वृत्त खींच दिया। अब इस वृत्त में अब अगर हम बात कर लें, इस वृत्त में अगर हम बात कर लें तो अब आपको देखो मैं समतलीय कोण को समझाता हूं कैसे इसको जो है ड्रा करना है, ये कैसे बनेगा। तो देखो ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब केंद्र हो गया तो एक ये चाप हो गया, तो इस केंद्र से अगर हम यहाँ इस त्रिज्या को मिला देंगे, ये सेंटर हो गया, और इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये जो एंगल बना है इसको हम बोलेंगे समतलीय कोण। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, समतलीय कोण। तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप की लंबाई वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है, वो सभी कोणों को रेडियन में मापा जाता है। ठीक है, अब घन कोण क्या होता है, अब घन कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। इसको हम SR से नोट करते हैं। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वक्र भाग, ठीक है, यानी कि सीधी सी बात ये कह ले जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, जबकि त्रिज्या व क्षेत्रफल के बीच का कोण 0 हो तो गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। तो ऐसा कोण जो होता है उसको घन कोण। तो घन कोण का संबंध गोले से होता है और समतलीय कोण का संबंध वृत्त से होता है। और वृत्त और गोले में अंतर होता है। वृत्त जो होता है 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, और जो गोला जो होता है वो 3D होता है। वृत्त का मतलब है, जैसा हम कह सकते हैं कि सीधी सी बात, जो छल्ला पहनते हैं हम लोग जो है, और चूड़ियाँ जो होती हैं वो वृत्त के आकार की होती हैं। गोला क्या होता है, जैसे बॉल हो गया, ठोस हो जाएगा तो वो बॉल होता है। ठीक है, यानी वो गोला होता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने पूरक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, मूल राशियाँ समझ लिया है। हम लोग थोड़ा सा सदिश और अदिश के विषय में चर्चा कर लेते हैं, ये क्या होती हैं। देखो अदिश राशियाँ जो साथियों होती हैं, इनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, इनको हम जो है अदिश राशियाँ बोलते हैं। होते क्या हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ
जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, अर्थात इनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप दूरी देख रहे हैं, चाल देख रहे हैं, आयतन है, समय है, ठीक है, ये सभी की सभी अदिश राशियां होती हैं। ठीक है, तो अदिश राशियां जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियां बोलते हैं। दूरी, चाल, आयतन और समय। अब हम सदिश राशियों की बात करें तो सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? देखो, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। यानी परिमाण तो जरूरी ही होगा। परिमाण का मतलब क्या है? परिमाण का मतलब है वही संख्या, ठीक है, नंबर। बिना संख्या के हम नहीं दर्शा सकते भौतिक राशियों को। ठीक है, अब यहां पर ये सदिश राशियां कहलाएंगी जिनमें परिमाण की भी जरूरत होगी और दिशा की भी जरूरत होगी। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बल है, विस्थापन है, वेग है, संवेग है, त्वरण है, कोणीय वेग है, चुंबकीय तीव्रता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये सब की सब सदिश राशियां मानी जाती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें कि हम कैसे, देखो सदिश अदिश को ज्यादातर हम स्टूडेंट्स जो देखते हैं वो रटते हैं, रटने का प्रयास करते हैं, जबकि इसमें रटना कुछ नहीं होता है। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आप ये समझ लो, हम अगर देखो द्रव्यमान की बात कर लें, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, द्रव्यमान। आपको बताना है कि द्रव्यमान कैसी राशि है, मास इसको हम बोलते हैं। ये कैसी राशि है? ये अदिश है कि सदिश है? आप सभी को बताना है कमेंट में कि द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश है। अब आप इसको, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, द्रव्यमान, मान लीजिए आपने कोई भी पत्थर उठा लिया, उसका अपना एक मास है। अब पत्थर को आप हाथ में ले लिए हैं। अब पत्थर को आप कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में ले जाएं तो वो पत्थर, स्टोन जो है, मान लीजिए ये पत्थर है, अब वो स्टोन जो है ना तो बड़ा हो जाएगा ना छोटा हो जाएगा, रहेगा तो उतना ही ना। तो कहने का मतलब है उसके मास में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया, दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ अदिश राशि। ठीक है, लेकिन अब इसको हम अगर लटका कर ले जाएं तो यही चीज आप समझनी है। एक होता है भार और दूसरा है द्रव्यमान। भार को हम बोलते हैं WEIGHT, यानी कि वेट मीन्स भार होता है और मास में द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान और भार में यही अंतर है, द्रव्यमान सिर्फ m है, तो ये अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन भार क्या है? भार होता है साथियों mg, यानी m के साथ g है और g है गुरुत्वीय त्वरण। अब g का वैल्यू जो है दिशा के हिसाब से घटता बढ़ता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो घटेगा। ठीक, विषुवत रेखा पर जी का वैल्यू बिल्कुल शून्य, ध्रुवों की ओर जाएंगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है हर डायरेक्शन में जी का वैल्यू घट बढ़ रहा है और ये पूरा mg है भार, तो इसका मतलब भार में भी परिवर्तन आएगा। तो जब भार बदलेगा तो यानी इस पर दिशा का प्रभाव पड़ेगा, तो भार कैसी राशि हो जाएगी? भार हो जाएगी सदिश राशि। तो इस प्रकार से सदिश और अदिश आप समझ गए हैं अच्छे तरीके से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो होता है, कुछ खगोलीय दूरियां हैं, उनके मापन हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला देखो, प्रकाश वर्ष। डिफिनीशन तो लिखी है, आप समझ ही लेंगे, लाइट ईयर बोलते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो साथियों, आपसे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज पूछी जाएगी कि ये प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष में 9.467 गुणित 10⁻15 मीटर होते हैं। इसके बाद हम लोग खगोलीय इकाई की बात कर लें तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU बोलते हैं। यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसमें एक AU में 1.496 गुणित 10⁻11 मीटर होते हैं। आप इसको भी नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। पारसेक, अब देखो खगोलीय दूरी, क्योंकि इनसे हम, खगोलीय का मतलब है जैसे पिंडों, जैसे यहाँ सूर्य से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी, अन्य ग्रहों की दूरी, इन सब की दूरी हम इन्हीं दूरियों से नापते हैं। ठीक, इसीलिए इसका खगोलीय दूरी नाम रखा गया है। अब यहाँ पर पारसेक की बात करें तो पारसेक जो है सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। अब यहाँ पर देखो, पारसेक जो है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछ ले तो पारसेक लगाना है आपको। और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष कहें, या मीटर में इसको हम बताएंगे तो मीटर में होगा, एक पारसेक में 3.26 गुणित 10⁻16 मीटर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला देखो, कुछ और भी मात्रक आते हैं। एक आता है सोलर डे, इसको हम बोलते हैं सौर दिवस। सौर दिवस का मतलब क्या है? जब सूर्य आकाश में सीधे सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, एकदम अपने जो है क्रेस्ट पर होता है, एकदम सबसे सीधे बिंदु पर, ऊंचाई पर होता है, उस समय को मध्याह्न कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम खड़ी दोपहरी बोलते हैं। और दो क्रमागत मध्याह्नों के बीच के समय अंतराल को सौर दिवस कहते हैं।
और मध्य मध्य सौर दिवस जो होता है इसमें 86,400 सेकेंड होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फैदम क्या होता है, अगला हम फैदम की बात करें। देखो फैदम का तो उपयोग हम लोग समुद्र की गहराई नापने में जो है इसका उपयोग करते हैं। एक फैदम जो होता है इसमें 6 फीट होते हैं, 1.828 मीटर कह लीजिए, और एक केबल जो होता है उसमें 100 फैदम होते हैं। तो फैदम समुद्र की गहराई का मात्रक होता है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। समुद्री मील या नॉटिकल मील की हम बात करें तो नॉटिकल मील जो होता है इसका प्रयोग भी समुद्र में दूरी मापने में होता है। एक समुद्री मील या नॉटिकल मील में 1852 मीटर साथियों होते हैं। इन सब बातों को आप नोट करते चलिएगा। इसके बाद हम लोग लास्ट में बात करें तो लास्ट में आपका आता है मात्रकों की पद्धतियां। देखो इसको भी समझ लेते हैं। ये इतना पेज जो है थोड़ा सा आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये पेज आपको ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर देखो मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें। देखो मात्रक की जो पद्धतियाँ हैं आप सभी देख पा रहे हैं कि मात्रक की पहली पद्धति ये है सीजीएस, सेंटीग्राम सेकंड, जहाँ पर दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में नापते हैं, और ये से मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। तो सीजीएस पद्धति कौन सी है, फ्रेंच पद्धति है। और दूसरा होता है एफपीएस या फुट पाउंड सेकंड, यहाँ पर दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापते हैं, और इसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। तीसरी होती एमकेएस पद्धति, यानी यहाँ पर यहाँ पर दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं, और ये वैज्ञानिक मापों में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। अब हम चौथे की बात करें, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसको आप एसआई यूनिट बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स इसको बोलते हैं। 1960 में मापतौल की अंतरराष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक निश्चित पद्धति निश्चित की, जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। संक्षेप में इसे एसआई मात्रक से परिचित करते हैं। एसआई फ्रेंच शब्द ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, और यह प्रणाली एमकेएस पद्धति का सुधरा हुआ रूप माना जाता है। इसमें 7 मूल राशियां एवं 2 पूरक राशियां होती हैं। आज प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ही सबसे ज़्यादा प्रचलित होती है, इसी का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने मापन चैप्टर से जो है जितने भी आपने जो है विभिन्न मात्रक होते हैं, इनसे संबंधित जो भी परिभाषाएं होती हैं, उन सभी को आप सभी ने समझा। और इसके बाद देखो इसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं कराता चलूँगा, आप हमारे साथ समझते चलेंगे, और आशा है आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। आप सभी प्यारे साथी जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को बिल्कुल शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और आज की क्लास में हम लोग इतने ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट फिर से जो है एक शानदार वीडियो में एक शानदार क्लास के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।